हेलो, मैं हूं डॉक्टर सीबी यादव। यूट्यूब के इस मंच पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम आपसे रूबरू हो रहे हैं साक्षात्कार का एक विशेष मुद्दा लेकर के, एक विशेष पहलू लेकर के। और आज का पहलू है साक्षात्कार के दौरान 10 ऐसी प्रमुख गलतियां जो सामान्यतः विद्यार्थी करते हैं। गलतियों के साथ साथ उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप वीडियो की स्पीड ना बढ़ाइए, क्योंकि ये बहुत मेहनत के उपरांत ये सारे कंटेंट तैयार होते हैं। और ये जब तक आप आत्मसात नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। इसलिए जब समय हो तो बिल्कुल इत्मीनान हो के सुनिएगा। निश्चित तौर पर एक चीज़ का विश्वास दिला सकता हूँ कि ये जो कंटेंट मैं बताता हूँ, जो मेरे अनुभव से चीज़ें मैं बताता हूँ, वो निश्चित तौर पर ही आपके लिए बेनिफिशियरी होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ हूँ, या इस भाव से मैं आपसे चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ। इतना ज़रूर है कि पिछले 4 सालों से इंटरव्यू प्रोग्राम से काम किया है। बहुत सारे विद्यार्थियों से रूबरू होता हूँ। लगभग 4 साल में तो ये संख्या 1200-1500 के आसपास हो गई होगी। पिछले 6 महीने में लगभग 700 स्टूडेंट से रूबरू हुआ हूँ, स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर और सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू प्रोग्राम में। हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट आते हैं, मेरा खुद के इंटरव्यू के अपने अनुभव है, तो उन सबको मिला करके जो मैं कुछ सोचता हूँ, और उनके बहुत सारे जो मैंने खुद अपने सेल्फ पे काम किया, पिछले वीडियोज़ को आप देखिएगा, तो उसके आधार पे 10 ऐसे पहलुओं को मैंने तलाशा है और उन्हें मैंने नोट भी किया है। कुछ मिस्टेक्स हो गई है, टेक्नोलॉजी का यूज़ लेते हैं, शुरुआती दौर है, सीखता रहता हूँ, कोई विशेष टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, ये मैं आपसे थोड़ा क्लियर भी करता हूँ। खुद का खुद ही मेरे अपने रूम के भीतर ये बना के आपको प्रेषित करता हूँ। तो मैं अब समय नहीं लेते हुए आपसे इन 10 पहलुओं पे, 10 पॉइंट्स पे मैं चर्चा करूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व की है। तो उसमें सबसे नंबर 1 पे अगर मैं रखूं कि सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, तो नंबर 1 पे जो चीज़ है वो है कि आपके जो आंसर है वो आंसर अनक्लियर्ड आंसर होते हैं, वो अनस्ट्रक्चर्ड आंसर होते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि आप आंसर देता है इंटरव्यू में जो विद्यार्थी, वो उसका एक क्लियर सेंस नहीं निकलता। कई बार कभी कभी बैकग्राउंड बहुत लंबा बना देते हैं, कभी कभी जो ओपिनियन देते हैं वो दोनों तरफ झूलते रहते हैं, उनकी एक क्लियरिटी नहीं रहती है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है और आंसर किसी और जगह जा रहा है, और ये सिचुएशन 90% होती है, बहुत बड़ी सिचुएशन है। तो ये अगर स्थिति है तो ये सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कि इंटरव्यू का आपका लूप होल्स होता है। तो ये तो मिस्टेक्स कम से कम ना हो। और अगर आप केवल, मैं ये कह रहा हूँ, 10 को छोड़िएगा मित्रों, केवल इस एक चीज़ को अगर आप इम्प्रूव कर लो तो आपके इंटरव्यू की परफॉर्मेंस में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। लेकिन बात तो वही है ना कि ये इम्प्रूव कैसे हो। तो देखिए, इसके लिए कई सॉल्यूशन है जो मैंने पिछले कई वीडियोज़ में बताए भी हैं। ये जो आंसर जो है वो सही आंसर क्यों नहीं दिया जा रहा, उसकी 2 वजह है। फर्स्ट, आप क्वेश्चन को समझते ही नहीं है, और सेकंड, आपको क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर करना नहीं आता है, और थर्ड, उसका अभ्यास नहीं है। तो ये 3 वजह मोटी तौर पर है। तो मैं आपको सजेशंस दूंगा कि इसके लिए आप सबसे पहले अपनी लिसनिंग कैपेसिटी को बढ़ाइए। मैंने एक पिछला वीडियो बनाया केवल इस बात पे कि हम हमारी इनर कॉन्शियस से कैसे जुड़े, हम चीज़ों को कैसे सही रूप में पहचाने। थोड़ा स्पिरिचुअल है, लेकिन आप सुनेंगे तो मदद करेगा। तो लिसनिंग कैपेसिटी को बढ़ाइए। थोड़ा क्वेश्चंस को सुनने के उपरांत और उत्तर देने के बीच में एक छोटा सा गैप लीजिए, लेकिन केवल इतने मात्र से नहीं होगा। आपको सुनने की क्षमता बढ़ानी होगी, आपको लिसनिंग कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, और इसके लिए लगातार अभ्यास करें। और दूसरी चीज़ होती है कि आंसर को स्ट्रक्चर्ड किया जाए। आंसर को स्ट्रक्चर करने का भी अपना अभ्यास है कि जैसे सवाल आपने सुना, अब वो सवाल के पहलू कितने हैं ये अंडरस्टूड तुरंत माइंड के भीतर हो, और उसके बाद में उसका आंसर उसी तरह से एक सिस्टमेटिक ढंग से जैसे आपने उसके 3 पहलू है, तो आप एक सबसे बेस्ट तरीका तो क्या होता है, सर इसके 3 पहलू है, तो आप चूकेंगे भी नहीं। 1 2 3 है नहीं, आप 4 पहलू है तो आप 4 बताइए। या आप जब आंसर दे रहे हो तो सवाल के
डायमेंशन को ज़रूर देखिए कि इसमें कितने डायमेंशन है, और जो चीज़ कहना चाहते हैं वो क्लियर कहिए। बहुत बार ऐसा भी होता है मित्रों कि आपकी शब्दावली बहुत जटिल होती है, तो शब्दावली बहुत सरल हो और बहुत क्लियर कहिए। जिस भाषा में सवाल पूछा गया है उस भाषा में उत्तर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी लैंग्वेज में वो थोड़ा टफ है तो आप दूसरी भाषा के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर सवाल समझ में नहीं आए तो आंसर देने की बजाय ज़्यादा बेहतर है कि क्वेश्चंस को दोबारा पूछा जाए, और जब दोबारा एक्सपर्ट क्वेश्चंस आपको देता है उस समय उसको बहुत सरल तरीके से और थोड़ा लंबा और एक्सप्लेन करके आपके सामने क्वेश्चंस को रखता है। इतनी देर में आपको आंसर डिज़ाइन करने का भी मौका मिल जाता है। तो ये एक तरीका है। सॉल्यूशन के लिए तो मैं यही कहूँगा कि ये अभ्यास है। यहाँ मैंने जो स्टार रखा है ये थोड़ा सा एक मेथोडोलॉजी है कि आप जो एक सिचुएशंस को लीजिए, फिर उसके बाद में टास्क, जैसे सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें सिचुएशन को टास्क को जोड़ते हैं, फिर एक्शन को जोड़ते हैं और फिर रिजल्ट क्या रहा, तो ऐसे क्वेश्चंस को आंसर बनाते हैं। या जैसे पहले आप मेन बॉडी लीजिए, फिर उसके बाद में पक्ष विपक्ष है तो वो लीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन है तो वो दीजिए, अपना ओपिनियन है तो वो दीजिए। तो क्लियरली आपका पहले से स्ट्रक्चर, आंसर स्ट्रक्चर करने का लगातार अभ्यास कीजिए, और ये प्रैक्टिस जनरली मैं अपने इंटरव्यू प्रोग्राम में करवाता हूँ। इसी तरह से दूसरी अगर हम देखें, आपका सबसे बड़ा जो फॉल्ट है या जो बार बार मिस्टेक्स होती है उसमें है ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस। आप कभी कभी होता है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज होती है, अपने आंसर में आर्ग्यू करने लग जाते हैं, मैं ही सही हूँ, ये बात कई बार इंटरव्यू बोर्ड के सामने होती है। आंसर देने में उतावलापन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो एरिया से सवाल पूछा और जो आपको बहुत अच्छा तैयार है तो वहाँ आप फटाफट तेज़ी से स्पीड से बोलने लग जाते हैं, नहीं आता तो बिल्कुल स्लो बोलने लग जाते हैं। अंडर कॉन्फिडेंस, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आवाज़ होती है। अगर क्वेश्चन आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस के भीतर क्वेश्चंस निकलता है, तो आपका अगर डायरेक्शन गलत हो गई या आपको गलत जगह ले जाना चाह रहा हो, या कभी कभी खुद एक्सपर्ट जो है इंटरव्यू बोर्ड है वो आर्ग्यूमेंट पे ले जाता है, तो उस समय वो इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर गलत होता है और आपको सरेंडर करवा देता है और आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। कभी कभी बार बार सॉरी कहना, ये अंडर कॉन्फिडेंस की कई सिम्टम्स हम देखते हैं, कई लक्षण हम देखते हैं, कई व्यवहार हम देखते हैं। तो ये चीज़ भी एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। क्या करना चाहिए? शांत रहना चाहिए, संतुलित रहना चाहिए इसके भीतर। कैसे, मतलब इनके बीच में ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन कैसे करें? तो बेस्ट तरीका है वो है कि इसका तो अभ्यास होता है। मैं कई बार आपको ये बताया हूँ कि मेडिटेशन को आप अपने लाइफ में अडोप्ट कीजिएगा। इसी तरह से आई कांटेक्ट करने का जो आपका तरीका है उस पे आप अपने आप को ऑब्ज़र्व कीजिए, अपने आप को साक्षी भाव से देखिए और बार बार अभ्यास करें इस चीज़ को। आप सेल्फ अवेयर हो इस चीज़ के प्रति। तो ये एक दूसरी पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं। चूँकि थोड़ा सा समय का दिक्कत है इसलिए मैं वो शॉर्ट में चर्चा कर पाता हूँ आप लोगों से। डिटेल से तो फिर मैं बैठ के डिस्कशन करता हूँ। एक तीसरी मेजर प्रॉब्लम है वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज का रोबोटिक होना। आपका रोबोटिक का सेंस होता है कि एक आर्टिफिशियलिटी झलकना। इसकी मेजर कारण क्या है कि आप अलग अलग जगह सुनते हैं, इंटरव्यू प्रोग्राम्स देखते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट से कुछ सुनते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन उनको एज इट इज़ अडोप्ट कर लेते हैं। और बहुत बार जहाँ एजुकेशन का मार्केटाइजेशन हुआ है, कमर्शलाइजेशन हुआ है, वहाँ पे मैं निश्चित तौर पे मानता हूँ कि इस तरह से कुछ चीज़ें डिज़ाइन कर दी जाती है कि उस सांचे के भीतर ऐसा लगता है जैसे डिज़ाइन होके आया है, और ये पहली नज़र में पता लग जाता है। तो ये स्थिति काफ़ी गंभीर स्थिति मानी जाती है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? मैं इसमें बार बार कहता हूँ बी नेचुरल, लेकिन कहना बड़ा आसान है कि बी नेचुरल। नहीं, मैं आपसे कह दूंगा कि आप बिल्कुल नेचुरल रहिए, लेकिन सहज होना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। जब तक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप सहज नहीं होने वाले। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए इस बात को। कभी भी इंटरव्यू को ये नहीं समझे कि वो कोई आर्गुमेंट की जगह है। आप इसे देखिए कि वो एक कन्वर्सेशन है, बिल्कुल एक कन्वर्सेशन है। तो कन्वर्सेशन की तरह लीजिए उसको। एक संवाद है कि आप बात कर रहे हैं किसी से भी। ऐसा नहीं कि अपने ऊपर ओवर जो आप
क्या बर्डन अब दबाव बना लेते हैं, उन सब से बचिए। इंटरव्यू से जस्ट पहले रिलैक्स होइए, पहली रात बहुत अच्छे से सोइए, थोड़ा सा हम जिसको कहते हैं कि स्थित प्रज्ञता, और परिणामों को आप ईश्वर पर छोड़िए, किसी और सत्ता पे छोड़िए, आप अपने काम पे फोकस करें। समझिए कि एक सामान्य संवाद कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर ही ये जो भाव है ये गायब होगा धीरे धीरे। और किसी भी आंसर को, जो आपका आंसर आ रहा है उसको दिल से आने दीजिए। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि जब मैंने शुरू किया तो क्या बोलना है, मुझे जो भी बताना है दिल से बताना है। ऐसे ही आप दिल से बताइए उसे, तो वो उसका इम्पैक्ट ही अलग पड़ता है। आप नेचुरल दिखते हो। पहले से कोई पूर्व धारणा मत बनाइए। अगर मान लीजिए कि कहीं कोई आपका ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो पहले से तैयार किया हुआ हो उसका आंसर, तो आप जल्दबाजी ना कीजिए और सेम वैसे के वैसे ना बताइए। किसी से सुने हुए शब्द अपने भीतर, अपनी नेचुरलिटी को भीतर से लेके आइए। तो आप समझ गए होंगे शायद मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तीसरी चीज़, जो चौथी चीज़ जो सबसे मेजर चीज़ आ रही है, वो आ रही है बायोडाटा रिगार्डिंग आपका जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप सूचनाएं देते हो, उनको छोड़ करके बाकी सारी तैयारी कर लेते हो। आप सोचिए कि आपके बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में, आपके गैप के बारे में, आपकी हॉबीज़ के बारे में, आप क्यों बनना चाहते हैं, आपने क्यों छोड़ रहे हो किसी सर्विसेज को, आप इन सब चीज़ों के बारे में, आपके जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में, आपकी कल्चर के बारे में अगर कोई सवाल पूछा जाए और आप जवाब ना दें, तो इसमें तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता मित्रों। तो मैं बार बार सजेशन देता हूँ इस बारे में कि कम से कम आपका जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, या जो सूचना इंटरव्यू बोर्ड के पास में, या जो आपसे अतिरिक्त सूचनाएं वो चाह सकते हैं, उनके संदर्भ में कम से कम भी 50 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को तैयार कीजिए। ऐसे क्वेश्चन जिन्हें आप छोड़ दीजिए कि पूछे जाएंगे कि नहीं। सबसे पहले क्वेश्चंस लिखिए, फिर उनके आंसर्स पे प्रैक्टिस कीजिए। ऐसी स्थिति, क्योंकि ये सारा अगर आप कर लेते हो तो आपका इंटरव्यू का कम से कम शुरुआती दौर का जो बहुत सारी हर्डल्स है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है, वो दूर होंगे। तो ये चीज़ का मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि इसकी बहुत गहराई से तैयारी कीजिएगा आप। नहीं है, एक पॉइंट और हम 9 पॉइंट पे लिया, लेकिन यहाँ पे लेते हैं आर्ग्यूइंग, मतलब जो पैनल है उससे आर्ग्यूमेंट करना। कभी कभी ये स्थिति बनती है कि उसमें क्या होता है कि पैनल कई बार गलत होता है तो आप आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हो। तो इसमें कई शब्दावलियों को प्रयोग करते हैं, जैसे सर जहाँ तक मेरी समझ है, सॉरी सर मैं आपसे पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, हो सकता है आप सही हो। तो इस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग करिए। जहाँ तक मेरी समझ है, नहीं है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, नहीं है। तो इस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग करने से क्या होता है कि आप उस आर्ग्यूमेंट से बचिए। तो ऐसा नहीं है कि पूरा गिव अप कर दीजिए। तो ये भी एक है कि आप इसके भीतर भी देखें। हाँ, ये एक पॉइंट है जिस पे हम अलग से काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज का। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज का सवाल है, ये सभी के भीतर हम देखते हैं तो खूब सीख लेते हो आप, उसके पश्चात भी इसमें दिक्कत है और ये नेचुरल होता है। कई बार सीधे नहीं बैठते, सीधे नहीं बैठने की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, आगे झुक के ज़्यादा बैठ जाते हैं, या पीछे उसके कुर्सी के उधर ज़्यादा ऐसा हो जाते हैं, या फिर आपके जो बॉडी मूवमेंट है अननेसेसरी बॉडी मूवमेंट होते हैं, आपके प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं होना, ये तो बहुत मेजर प्रॉब्लम, जनरली कॉमन प्रॉब्लम्स होती है। तो आप सारी चीज़ों को सीखते हो। आपकी जो एंट्री है उस एंट्री में बिल्कुल लूजपना होना, या बहुत तन के स्ट्रेंथ होना कि जैसे आप फौजी की तरह आए हो, तो ये सब चीज़ें नहीं हो। एक नेचुरल, एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज जो इंटरव्यू के लिए ज़रूरी है, जिस पे हम अलग से चर्चाएं कर चुके हैं, वैसे हमारे एक्सपर्ट कर चुके हैं, मैं भी इस पर एक दिन अलग से डेमो दे के आपको बताता हूँ। तो बहुत ही उसमें विनम्रता हो, सहज भाव हो, सीधे बैठे, मेरे पास अभी है नहीं बिल्कुल जैसे, लेकिन ये पोजीशन हो, आई कांटेक्ट, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको पूछते समय उसी की तरफ आई कांटेक्ट रखें, आंसर देते समय भी ज़्यादा उन्हीं की तरफ रखें, लेकिन बाद में सबको इन्वॉल्व भी कीजिएगा। हल्की स्माइलिंग होनी चाहिए, अननेसेसरी मूवमेंट नहीं हो। हाथों के मूवमेंट को लेके आप बहुत कुछ पूछते रहते हो, हाथों का मूवमेंट कई जहाँ सुन लेते हैं स्टूडेंट वही करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल हाथों का मूवमेंट नहीं होना भी गलत है, थोड़ा नेचुरल। अलग अलग जगह अलग अलग है, टीचिंग प्रोफेशन में है थोड़ा
असिस्टेंट प्रोफेसर में थोड़ा सा इसको ज़्यादा रिलैक्सेशन है। अगर आप सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दे रहे हैं तो हम थोड़ा सा इसे कम मानते हैं कि आप कम कीजिएगा। लेकिन बिल्कुल ऐसे बिल्कुल जो सोच लिया उसको ले जाके वहाँ लेके जा रही हैं। देखिए, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ, ये एक संवाद है, एक कन्वर्सेशन है, इस रूप में आप लीजिएगा इसे। तो लेकिन इतना भी इनफॉर्मल ना हो जाइए कि आपके हाथों के मूवमेंट ही सब चीज़ें चल रहे हैं। कहते हैं कि जब आप अपने शब्दों में आपकी जान नहीं होती है तब आप अतिरिक्त मूवमेंट करते हैं। आप कभी कभी देखा करो, टीचर्स के भी ऐसे ही होते हैं जिनके भीतर जान होती है, वो बहुत धीरे और सहजता से उनके मूवमेंट्स आते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है आपका जो करंट इश्यूज है या करंट मुद्दा है उस पे कमांड नहीं होना। और कभी कभी तो ये पूछते ही हैं सामान्यतः कि बताइए आज के न्यूज़पेपर में क्या थी, पिछले 3 दिन के घटनाक्रम क्या थे, पिछले 1 महीने में आपके सब्जेक्ट से आपके मुद्दे से रिलेटेड आपका इंटरव्यू है उससे रिलेटेड प्रमुख घटनाएं क्या है। और इसमें एक्सक्यूज करना या सॉरी कहना, मुझे लगता है कि फिर उसका कोई सॉरी नहीं है, मतलब वो माफ़ी योग्य नहीं होता है। जो एक इंटरव्यू देने वाला अपने वातावरण के प्रति अवेयर नहीं हो, अपने सब्जेक्ट या अपने सर्विसेज से रिलेटेड मुद्दों के प्रति अवेयर नहीं हो, तो फिर बहुत गंभीर मामला है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए उससे रिलेटेड। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे रहे हैं तो जर्नल्स पढ़िए। लेकिन करंट मुद्दे आप 2 तरह से है। एक तो इश्यूज़ तो आप लिस्ट बना सकते हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज वाले, या अपने विषय से संबंधित इश्यूज़ को लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन जिस समय आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस समय 5 पॉइंटों को आप तैयार रखिए कि इसके संबंध में क्वेश्चन पूछिए तो मुझे क्या बोलना है। उसमें 2 तरह से आप तैयारी कीजिए। एक, चूँकि अखबारों में सिर्फ वो न्यूज़ होती है तो आप थोड़ा इंटरनेट का सहारा लीजिए, कुछ और एआई का सहारा लीजिए, बैकग्राउंड जानिए। और दूसरा, उस पर आपका ओपिनियन क्या है, क्योंकि ये अकस्मात जब आप वहाँ प्रेजेंट करते हो तो फिर वहाँ दिक्कत है। तो 2 चीज़ें आप तैयार कीजिए, कोई 5 पॉइंट, कोई 5 प्रमुख घटनाक्रमों को लेते हुए वो देखिए। घटनाक्रमों का चयन भी ऐसे करना चाहिए जो आपसे इंटरव्यू से रिलेटेड हो। जैसे सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है तो फिर आप वैसे देखिए, लेकिन अगर आप किसी विषय का दे रहे हैं तो फिर आपको उस विषय से रिलेटेड चीज़ों को देखना चाहिएगा। इसी तरह से फिर हम एक पॉइंट लेते हैं जो मैंने डिफाइन किया है, वो है अनरियलिस्टिक आइडियलिज्म, मतलब अव्यावहारिक आदर्शवादिता का प्रदर्शन करना। विशेषकर जो सजेशन वाले या ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनमें स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स करते हैं। तो वो ऐसे सॉल्यूशन बताते हैं या इस तरह का ओपिनियन बताते हैं जो अति आदर्शवाद हो, और वो कहीं से सुनते और लगता है कि खुश हो जाएंगे इससे। देखिए, व्यावहारिकता होना जरूरी है। करप्शन की वजह क्या है और उसके आप कारण ऐसे अनरियलिस्टिक कारण बता दो जो पॉसिबल ही नहीं है, तो आप उनमें बिल्कुल मिडिल पथ की, थोड़ा व्यावहारिक थोड़ा आदर्शवाद आप बताइए कि इसके बहुत सारे डायमेंशन है, जिसमें हम एक तरफ हमारे जो है कानून को सख्त करें, थोड़ा उसमें ई गवर्नेंस लेके आएँ, लेकिन साथ साथ ही हमारे एजुकेशन और सोशल वैल्यूज में भी बदलाव के प्रयास करने चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों को कहें, लेकिन हम सिर्फ यही कहें कि जब तक सोशल वैल्यूज नहीं बदलेगी तब तक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि करप्शन तो एक सामाजिक समस्या है। तो इस तरह से कभी कभी आदर्शवादिता आती है। और विशेषकर मैंने ये जो अनुभव किया, आप बुरा मानेंगे, कुछ स्टूडेंट जो थोड़ा एज में ज़्यादा हो जाते हैं जो स्टूडेंट, उनमें मैंने ये कॉमन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है। तो वो थोड़ा अपने आप को नीचे, अपने आप को सही है, मतलब मैं ही श्रेष्ठ, मैं ही सही हूँ, ये वाला भाव थोड़ा रखिए। मैंने पिछला एक वीडियो बनाया, आपने देखा नहीं है उसको, जिसमें थोड़ा इपोके मेथड्स को यूज़ लेता हूँ जो हusserl ने दिया है, कि थोड़े अपने पूर्वाग्रह को हटाना, थोड़ा उन चीज़ों को हटाते हुए अपने भीतर एम्प्टीनेस लेके आए, तो फिर वो जो आपका जो सॉल्यूशन निकलता है वो बहुत ऑब्जेक्टिवली निकलेगा, नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को देखिएगा आप ज़रूर जो है। इसी तरह से एक और पॉइंट जो 9th नंबर पे है वो है कि इथिकल क्वेश्चंस जो आपके या सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं उनमें ब्लंडर होता है। देखिए, ये हर प्रोफेशन की या हर सब्जेक्ट की अपनी एक एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट होती है, और स्टूडेंट जनरली क्या करता है, अपनी एथिक्स से उसका जवाब देता है।
और वहाँ ब्लंडर मिस्टेक होता है। पहले तो मैं आपको बहुत क्लियरली ये सजेशन दूंगा कि आप जिस सर्विसेज का इंटरव्यू दे रहे हैं, जिस भी जगह का इंटरव्यू दे रहे हैं, उसकी एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट से अपने आप को कनेक्ट कर लो, पहले नेचुरली कनेक्ट कर लो, ताकि वो वहाँ पे एक तरह से द्वंद्व ना हो आपके भीतर और बाहर का। तो इथिकल क्वेश्चंस में बिल्कुल आप एक पॉइंट बनाइए कि सिविल सर्विसेज के ये जो एनोनिमिटी है, न्यूट्रलिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, इम्पार्शियलिटी है, इम्पैथी है, नहीं है, डेडिकेशन है, ये जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ है एक शिक्षक के तौर पर जो है, डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, ऑनेस्टी है, उसकी इंटीग्रिटी बहुत ऊपर होती है, वो है, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी है। तो इस तरह से चीज़ों को रखिए। अपने सब्जेक्ट के प्रति बायसनेस वहाँ अनइथिकल नहीं है, क्योंकि वो होगा एक विशेषज्ञ के प्रति, विशेषज्ञ का अपने सब्जेक्ट के प्रति। तो इस तरह से चीज़ों को आप एक लिस्ट बनाइए कि इसकी कोड ऑफ कंडक्ट क्या है और इसके एथिकल वैल्यूज क्या है, और उनको बार बार मेमोराइज कीजिए, उनको थोड़ा मंथन कीजिए, जिससे कि इस तरह की दिक्कत ना हो। और लास्ट का एक पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो है कभी कभी और जब आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है या आप बिल्कुल भी नहीं बोल पाते हैं, उसी स्थिति में इंटरव्यू बोर्ड ये आपसे सवाल पूछता है कि आपका कोई सवाल है हमसे, आपको थोड़ा जाते समय नॉर्मल करता है, और उसके पीछे उनका एक ऑब्जेक्ट होता है कि आप सवाल पूछते या नहीं पूछते। और उस समय सामान्यतः विद्यार्थी कहते नहीं सर, और ये ब्लंडर मिस्टेक है। अगर आपका सवाल नहीं है, आपको एक मौका दिया है, तो आप जिज्ञासु नहीं हो, आप अपने आप को पूर्ण मान बैठे हो, नहीं है। और सवाल कैसा हो, पहले तो सवाल नहीं होना बड़ा मुझे ब्लंडर है, और फिर सवाल कैसा हो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सवाल आपसे रिलेटेड हो, जिसमें आप में कुछ जो उस जगह इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें आने वाली चुनौतियाँ क्या है और उसमें आपका फ्यूचर क्या है। तो इस तरह के कुछ 2 या 3 सवाल तैयार रखिए कि इंटरव्यू बोर्ड मुझसे अगर ऐसा पूछता है तो मुझे क्या सवाल पूछना है। जैसे किसी एक युवा, आपको एक कॉमन सवाल ये बता सकते हो सर, युवाओं को इस क्षेत्र में किस तरह के चैलेंजेज है और उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि आप इंटरव्यू के तौर पर बिल्कुल फ्रेशर हो। तो इस तरह से सवाल पूछ सकते हैं। कुछ एकेडमिक क्षेत्र में पूछ सकते हो सर, इस विषय के भीतर जो नए प्रकाशन जो है वो उनकी जानकारी मुझे कम है, तो वो कहाँ से मुझे मिल सकती है, कृपया आप बताएंगे तो मुझे लाभार्जन होगा, मुझे ज्ञानवर्धन होगा। इस तरह से भी चीज़ें पूछ सकते हो। कुछ इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसा एरिया रहा हो, ऐसा क्वेश्चंस रहा हो जिसका आपको आंसर नहीं आया हो, तो पर्टिकुलर उस मेंबर से उसका आंसर भी पूछ सकते हैं। तो आप क्वेश्चन ज़रूर पूछिए उस समय जब आपको मौका दिया जाता है इंटरव्यू बोर्ड से। तो सामान्यतः मैंने ये 10 पॉइंटों में इन सब चीज़ों को समेटने की कोशिश की है। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में कुछ अलग चीज़ है, वहाँ रिसर्च ओरिएंटेड या जो एकेडमिक एथिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, और सिविल सर्विसेज में कुछ गुड गवर्नेंस और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन से रिलेटेड है। उन पे हम फिर जो मिस्टेक्स करते हैं उन पे अलग लेक्चर रखेंगे। लेकिन ये 10 मिस्टेक्स तो वो है जो सभी विद्यार्थी जो इंटरव्यू के दौरान मोस्टली देखी जाती है, और उनमें से जिन को आप कम करते हो यही आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन है। और मोस्टली स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, या हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन क्या कर रहे हैं। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन का मतलब क्या है? तो जैसे कुछ कर रहे हो, मैं कई बार कहता हूँ कि जो गलत कर रहे हो उनको कम कर देना ही सबसे बेहतरीन आपकी साक्षात्कार की तैयारी होती है। और अगर आप हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम जो चल रहा है उससे अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो और उसकी कुछ मदद आप लेना चाहते हो, तो फिर 2 प्रोग्राम्स तो चल रहे हैं, फिर और देखते हैं, आपकी कोई ज़रूरत होगी तो और भी देखेंगे। एक असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है, ये हाइब्रिड है, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का एक मिक्स मॉडल किया है। केवल ऐसा नहीं, थोड़ा अलग तरह से डिज़ाइन किया है जो मुझे ही लगा। ये सारा देखिए, मैं जितनी बातें बोलता हूँ मेरा अपना भीतर का क्रिएशन होता है, बाहर से चीज़ें लेता हूँ बहुत सारी, लेकिन फिर उसके बाद में भीतर से क्रिएशन होता हो। इसी तरह से ये डिज़ाइन भी मुझे जो लगा कि कौन सी चीज़ मदद कर सकती है,
तो कहीं से नकल नहीं की। उसके बाद में मैंने देखा कि कई जगह इस तरह से इस चीज़ों को अडोप्ट किया, और वो बहुत अच्छी बात है, अडोप्ट करना भी चाहिए, क्योंकि हम कोई भी क्रिएटर नहीं होते हैं, हम सभी लोग कहीं ना कहीं से चीज़ें लेते हैं। तो एक होता है 1-to-1 सेशन जिसमें मैं डिटेल डिस्कशन करता हूं, और उसमें मॉक से लेके सारी चीज़ें एक लगभग 1 आवर का होता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होते हैं। ओरिएंटेशन सेशंस होते हैं, इसमें बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट हैं, उनके रिकॉर्डेड सेशन भी है, और वर्चुअली लाइव सेशन भी समय समय पे होते हैं। बोर्ड टीचिंग सेशन इसमें चूँकि असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत ज़रूरी होता है, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। इसमें NEP पे रिकॉर्डेड भी है, कुछ में चर्चाएं आप जो करते हैं तो मैं उस पर डिस्कशन भी करता हूँ। मेरी बुक है देश के विमर्श, उसका फर्स्ट चैप्टर NEP पे ही है। इसी तरह से एक्सपर्ट से मीट होती है। फिर मॉक इंटरव्यू के लिए ये मोस्टली अभी क्योंकि स्टूडेंट बहुत अलग अलग जगह रहते हैं, आ नहीं पाते हैं, तो ऑनलाइन मोड पे ही ज़्यादा होता है। और इसी तरह से ज़रूरत होती है तो हम रखते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स बहुत जगह ले लेता है तो हम फिर एक्स्ट्रा सेशन में मेरा देता हूँ उसमें। RS का जो इंटरव्यू प्रोग्राम, स्पेशली सिविल सर्विसेज में भी RS का चल रहा है, दूसरी PSCs का होगा तो वो भी होगा, उसमें भी ये 1-to-1 सेशन है, ओरिएंटेशन सेशन है, करंट इश्यू और सिचुएशनल और एथिक्स और गुड गवर्नेंस, इन पे 3 पे थोड़ा अलग चूँकि इसकी ज़रूरत है, तो उस पर करंट इश्यूज़ पे हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं वर्चुअली। इसी तरह से जो सिचुएशनल क्वेश्चंस, एथिक्स, इनकी रिकॉर्डेड भी है, और मैं चूँकि मेरा अपना पार्ट है तो मैं आपको बताता रहता हूँ। इसी तरह से फिर मॉक इंटरव्यू अगर आपको ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत जगह ले लेते हैं, अगर है तो जैसे मैं 2 सेशन ये देता हूँ, उसकी जगह 3 सेशन फिर मैं दे देता हूँ। और अगर आपको एनरोलमेंट करना है इस सारी प्रक्रिया में तो CB कैंपस ऐप है, ये देखिए, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो CB कैंपस ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करेंगे और उसमें जो कोर्स है पर्टिकुलर, उस कोर्स को आप ले लेंगे तो फिर कनेक्ट हो जाएंगे, फिर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेती है। और अगर आप और डिटेल कोई जानकारी चाहिए तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ 7412902955, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। मुझसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मुझसे मतलब अगर आप मेरा कांटेक्ट नंबर चाहते हैं तो मुझे सिर्फ टेक्स्ट मैसेज करेंगे मित्रों, नहीं है, आप कॉल नहीं करेंगे, मैं खुद आपको टाइम बताऊंगा, उस समय आप कॉल करेंगे 9887898181। इस पे आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, मैं आपको टाइम बता दूंगा, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो ज़रूरी हो मेरे लिए वही, ऐसा नहीं अननेसेसरी करते तो फिर वो आप समझिए समय बहुत बहुत महत्वपूर्ण। और एक विश्वास पे मैं आपको मेरा पर्सनल नंबर देता हूँ, मेरे पास एक ही नंबर है, कोई दूसरा नंबर भी नहीं है। तो मैंने एक डिस्कशन किया है और मुझे विश्वास है कि ये आपके लिए मददगार होगा। आप कमेंट्स भी कीजिएगा, मुझे बताइएगा भी, और भी अगर कोई आपको लगता है डाउट्स तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। लेकिन लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा मित्रों कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आप डिजाइनिंग मतलब एक आर्टिफिशियली जो है वो ना बने। आप भीतर से अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ट्रेन कीजिए कि नेचुरली आपके आंसर आए, स्ट्रक्चर आपके आंसर आए। आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण ऐसे कीजिए। इसलिए केवल नॉलेज ले लेना या पढ़ लेना ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं है। इसमें लगभग सभी लोग मोर एंड लेस एक जगह ही रहते हैं। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आंसर को स्ट्रक्चर करना, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आंसर रखना, भीतर से आंसर आना, एक स्टेबल जो है बॉडी लैंग्वेज, एक स्टेबल पर्सनालिटी, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको देखते ही ऐसे लगे वाह इसी की तो हमें तलाश थी। और ये डेवलप होता है दृढ़ इच्छा शक्ति से और अभ्यास से, और बार बार इस तरह से ऑब्जर्व करने से। तो इन सब चीज़ों से धीरे धीरे, क्योंकि ये एकदम से नहीं होगा, आप एकदम से कोशिश भी ना करें, सतत प्रक्रिया के माध्यम से ये विकसित होता है। आप लगे रहिए, करते रहिए, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान आपने सुना होगा। तो निश्चित तौर पर आप एक रुचि लेकर के इस चीज़ को करिए। आप पक्के तौर पर अपनी गलतियों को कम करेंगे और एक बेहतरीन इंटरव्यू दे करके अच्छे मार्क्स लाएंगे, सफल होंगे। मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का इस संवाद को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार दोस्तों।